हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ आपके साथ दो फंड कंपेयर करने वाला हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के। साथ ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्यों एक अच्छी कैटेगरी मानी जाती है और क्यों ज़्यादातर लोग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड पूछते हैं, इन सब बातों पे भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कंपैरिजन में आपको एक बेहतरीन फंड ज़रूर निश्चित ही है कि आपको मिल जाएगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ये एक बहुत फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपको पता ही नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल जो कैटेगरी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे कि जितना ज़्यादा या तो वो इस तरीके से मुड़ सके या वो इस तरीके से मुड़ सके या वो सीधी रहे या फिर वो कैसी भी रहे। तो उसको हम जो जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है वो उतना ही अच्छा होता है। तो ये कैटेगरी भी उतनी ही अच्छी है। इसमें जो फंड मैनेजर होता है उसको पूरी तरीके से ये फ्रीडम होता है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में जब चाहे अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज कर सकता है। किस तरीके से चेंज कर सकता है इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, इंडेक्स फंड में हम सबको पता है कि 90% या 99% कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, पैसा लार्ज कैप कैटेगरी में जाता है, ब्लू चिप स्टॉक्स में जाता है। वहीं अगर हम मिड कैप की बात कर लेते हैं तो उसमें 70 से 80% जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या फिर 90% इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो मिड कैप कैटेगरी में जाएगा। क्योंकि वो उसी सेक्टर के फंड हैं। चाहे वो इंडेक्स फंड है तो वो लार्ज कैप के हो गए, मिड कैप का है तो वो मिड कैप में तो ज़्यादा एलोकेशन करेंगे ही। स्मॉल कैप का है तो इसमें भी स्मॉल कैप में भी ज़्यादा एलोकेशन देखने को मिलती है। अब बारी आती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी उन कैटेगरीज में आती है कि जो लोग लार्ज कैप कैटेगरी में लगाना नहीं चाहते कि रिटर्न थोड़ा कम है, स्मॉल कैप कैटेगरी में लगाना नहीं चाहते हैं कि रिस्क ज़्यादा है, मिड कैप कैटेगरी में उनको ऐसे कोई खास फंड नहीं समझ में आते हैं। वो ना ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ना बहुत लो रिस्क में जाना चाहते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं। तब इन सब लोगों के हिसाब से एक कैटेगरी आई है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। जिसमें जो फंड मैनेजर है उसको ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, फ्रीडम है कि वो मार्केट के हिसाब से अपने एलोकेशन, एसेट एलोकेशन को या इन्वेस्टमेंट एलोकेशन को चेंज कर सकता है। वो जब चाहे तब वो लार्ज कैप में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकता है, जब चाहे तो स्मॉल कैप में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकता है और जब चाहे मिड कैप में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकता है। ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता फंड मैनेजर के पास होती है, जो कि अदर कैटेगरीज में इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है फंड मैनेजर को। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी जिसमें लो रिस्क में अच्छा रिटर्न अगर आप बात करें तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कमा सकते हैं। इसी वजह से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आई होप आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी समझ में आ गई होगी जड़ से कि ये क्या होती है। मेन पर्पज़ इस कैटेगरी का है क्या? किस तरीके से ये वर्क कर रही है? अब जो हम 2 फंड कंपेयर करने वाले हैं, उनकी तरफ ध्यान दे देते हैं। 2 फंड जो मैं यहाँ पे आज आपके साथ कंपेयर करने वाला हूँ, पहला फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसको कंपेयर करने वाले हैं हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से। दोनों फंड को कंपेयर करेंगे, सारा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और कंक्लूजन पे पहुँचेंगे दोनों में से बेटर कौन-सा है। कौन फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसकी अगर हम नेट एसेट वैल्यू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 104.95 के आसपास की चल रही है। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का ये फंड है और अकाउंट म्यूचुअल फंड का ये फंड है। और अगर हम बात करें फंड की तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इसका बेंचमार्क हो जाता है। रिटर्न जब से ये फंड शुरू हुआ है और आज टिल 2024 तक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 20.09 का यानी 20.09 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। फंड साइज 7,513 करोड़ का देखने को मिलता है। साथ ही अगर एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें 0.59% का देखने को मिलता है, जो कि कंपेयर अगर कैटेगरी एवरेज से भी हम करते हैं तो वो कम है। तो ये एक जहाँ पे अच्छी बात इसको लेके हो जाती है। लेकिन अभी जब हम पराग पारेख से कंपेयर करेंगे तब आगे की बात इसमें करेंगे कि ये कितना अच्छा है और कितना नहीं। क्योंकि मेन कंपैरिज़न तो हमारा पराग पारेख से है। लेकिन कैटेगरी एवरेज को भी साथ में हम लेके चलेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि
चलिए ठीक है, हो सकता है कि उस किसी फंड से ज़्यादा बेटर है या नहीं है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से बेटर है तो सही है कि नहीं? क्योंकि कुछ लोग हो सकता है क्वांट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब वो अगर बाई चांस मान लेते हैं कि पारंपरिक अच्छा निकल गया, तो वो उनको कहेंगे कि अब क्या करें, यहाँ से स्विच कर जाएँ, क्या करना चाहिए, यहाँ पे रिडीम कर लें। तो हम इसीलिए कैटेगरी एवरेज को भी यहाँ पे कंपेयर करते चलेंगे, जिससे उनके मन में ये शंका ना हो कि ये फंड खराब है या फिर अच्छा है, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने सारी क्लियर होंगी। यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं। एसआईपी की बात कर लेते हैं तो 1000 से आप मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं और विथड्रॉल आप यहाँ से मिनिमम ₹1 का भी कर सकते हैं। एक ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि आप मिनिमम ₹1 का भी विथड्रॉल यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही एग्ज़िट लोड 1% का लग रहा है अगर आप 15 दिन के अंदर यहाँ पे पैसा रिडीम करते हैं तो। सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 30.66% का, 3 साल में 19.23% का, 5 साल में 32.07% का सीएजीआर देखने को मिलता है, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में इनका 89.91% का पैसा इन्वेस्टेड है, डेट में 1.33 और अदर्स में 8.76 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। जिसमें अगर हम बात कर लें हाईएस्ट एक्सपोज़र की तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 9.47 का एक एक्सपोज़र देखने को मिलता है। और रेशियोज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रेशियोज़ इनके कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज बेटर नहीं देखने को मिलते हैं। बीटा इनका 1.09 है जो कि कैटेगरी एवरेज की बात करें 0.91 है। बीटा 1 से जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा है। तो ये बीटा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है जो कि एक हाई वोलेटाइल फंड दिखा देता है। साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं तो शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से बेटर है क्योंकि ये 1 से जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि जो शार्प रेशियो है वो 0.96 का है कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज 0.79 का। तो यहाँ पे शार्प रेशियो एक बेटर रेशियोज़ में आ जाता है। तो मतलब ये वोलेटाइल तो फंड होगा, लेकिन अगर रिस्क एडजस्टमेंट की बात करें तो ये रिस्क एडजस्टमेंट अच्छा करता है। तो पैसा आपका जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होगी तो एकदम से फ्लक्चुएट करेगा, बट यहाँ पे आपको पैसे को डूबने का यहाँ पे कम चांस है, डूबेगा नहीं आपका पैसा। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला फंड है वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नेट एसेट वैल्यू 86.22 का देखने को मिलती है। पहला फंड हो गया कॉन्ट फ्लेक्सी कैप फंड, अगला फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम कंपैरिजन करते रहेंगे साथ में। यहाँ पे हमने नेट एसेट वैल्यू की बात कर ली तो यहाँ पे 86.22 की देखने को मिलती है, वहाँ पे 104 के आसपास की देखने को मिल रही थी, तो नेट एसेट वैल्यू इसकी कम है। इसको 1 पॉइंट मिल जाता है साथ ही में। नेट एसेट वैल्यू से आप कहेंगे कि किस तरीके से पॉइंट मिल रहा है? तो भैया नेट एसेट वैल्यू से इस तरीके से पॉइंट मिल रहा है, आप कोई भी चीज़ है, आप अगर कोई चीज़ ₹30 में खरीद रहे हैं, वहीं पे आप वही चीज़, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का आप ₹50 में खरीद रहे हैं। कहाँ कहाँ खरीदना ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे? ऑब्वियसली आप सबका जवाब होगा ₹30 वाले से, तो यहाँ पे वही चीज़ है। कि अगर हम सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो भैया हम सस्ता लेंगे, इससे हमें ज़्यादा चीज़ें मिलें, क्यों ही हम महँगा लें आके। हो सकता है कि अगर हम ₹30 में खरीद रहे हैं, वो 60 में 1 देगा, ये 60 में 2 मिल जाएँगे। तो बस वही चीज़ यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू की सीधी-सीधी दिखती है। यहाँ पे मई 2013 में ये शुरू हुआ है फंड, बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क देखने को मिलता है। साथ ही अभी तक इसने लॉन्चिंग से अभी तक 20.61 का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं फंड साइज़ की, 81,918 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ा फंड साइज़ इसका हो रहा है। देखिए फंड साइज़ बड़ा होने का मतलब है कि इन्वेस्टर इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लगातार इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो हमारे पास क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड था उसमें 7-8 हज़ार के आसपास का उसका फंड साइज़ था। तो उसमें दोनों का टाइम पीरियड लगभग-लगभग सेम है। उसमें लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस फंड में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को और एक मिल जाता है। कितना इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप 1000 से शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी के लिए भी आपको 1000 की इन्वेस्टमेंट की मिनिमम ज़रूरत है। विथड्रॉल अगर अमाउंट की बात कर लें, वहाँ पे 1000 से आप विथड्रॉ कर सकते हैं। और एग्ज़ीक्यूट यहाँ पे 2% का लगता है, अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं, 1 साल के बाद आप यहाँ पे निकालते हैं, तो 1% का एग्ज़ीक्यूट आपको देना पड़ता है। सीएजीआर की बात करें तो 1 साल में 30.17, 3 साल में 16.78 और 5 साल में 25.81 का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये क्वांट को बीट कर रहा है? वो भी देख लेते हैं। 30, 19 और 32, 30, 16 और 25 पहले साल लगभग सेम है। 3 साल और 5 साल में बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न में
क्वांट आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छे दे रहा है। कैटेगरी एवरेज को दोनों बीट कर रहे हैं, नो डाउट। वहाँ पे 15 दिन में पैसा निकाल रहे हैं तो आपको 1% देना पड़ रहा है, तो एक्सिट लोड में भी वहाँ पे ज़्यादा बेटर है आपके लिए। देखिए एक्सिट लोड अगर हम बात करें तो एक्सिट लोड बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। इम्पोर्टेंट ये देता है कि अगर यहाँ पे एक्सिट लोड ये लग रहा है, तो ये चाह रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इनके पास रुकें, जिससे कहीं न कहीं आपका ही फ़ायदा है। जब आप जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए किसी फंड में रुकेंगे, फंड अच्छा होना चाहिए इसीलिए ध्यान से चूज़ करिए। और जब आप जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रुकेंगे उसमें आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो ठीक है, हम एक्सिट लोड के हिसाब से देखेंगे तो क्वांट को यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 79.51 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, डेट में 19.88 का, अदर्स में 0.61 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। हाईएस्ट एक्सपोज़र वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में था, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में है 8.41 का। दोनों ही कंपनीज़ अच्छी हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड है, वो इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है। रिस्क रेशियोज़ की बात कर लेते हैं, तो भैया बीटा यहाँ पे देख लीजिए आप 0.70 का है, जो कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज बेटर है, लेकिन अगर हम क्वांट से करें, तो क्वांट से भी यहाँ पे बीटा इसका बेटर है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं, तो क्वांट से भी बेटर है और कैटेगरी एवरेज से भी बेटर है। शार्प रेशियो 0.99 का है और कैटेगरी एवरेज 0.79 का है। शार्प रेशियो यहाँ पे इसका अच्छा है और क्वांट का भी अच्छा था, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम क्वांट से देखते हैं, तो इसका थोड़ा-सा अच्छा है, थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा है। तो रेशियोज़ अगर हम बात करें तो रेशियोज़ की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे पराग-पारिक के रेशियो ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात कर लें रिटर्न की, तो रिटर्न में क्वांट का रिटर्न देखने को ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अब बात आ जाती है कंक्लूज़न की। दोनों फंड लगभग-लगभग सेम ईयर में शुरू हुए हैं, दोनों फंड सेम कैटेगरी के हैं। दोनों फंड के अगर हम बात कर लें रिटर्न में, तो क्वांट ने अच्छा रिटर्न परफ़ॉर्म किया है, पराग-पारिक ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न उसके मुकाबले नहीं परफ़ॉर्म किया है। एक सही रिटर्न दिया है, बट हाँ, क्वांट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। हुँ। हाईएस्ट एक्सपोज़र आप सबको पता ही है कि दोनों का एक में रिलायंस इंडस्ट्री, एक में एचडीएफसी, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात कर ले रेशियोज़ की, तो रेशियोज़ में पराग-पारिक ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मर है, क्वांट फ्लेक्सिकैप फंड से। अब दोनों में से विनर कौन-सा है? दोनों में से अगर आपको चूज़ करना है, तो दोनों में से आप कौन-सा चूज़ कर सकते हैं? तो भैया अगर हम बात करें, तो देखिए रिटर्न की तो चलिए एक बार हम मान लेते हैं, रिटर्न बहुत खराब पराग-पारिक ने भी नहीं दिया है, कंपेयर हम क्वांट से कर रहे हैं, तो चलिए एक अलग बात है। यहाँ उससे थोड़ा-सा 19-20 का अंतर है, लेकिन पैसा हमारा उतना ज़्यादा रिस्क में भी है, तो जब हम पैसा उतना ज़्यादा रिस्क में नहीं रखना चाहते हैं, तो हमें रेशियोज़ देखने हैं। रेशियोज़ में कौन ज़्यादा परफ़ॉर्मर अच्छा है? रेशियोज़ में नंबर 1 का परफ़ॉर्मर है पराग-पारिक। तो अगर हम देखें, मैं यहाँ पे आपको भीड़ की चाल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भीड़ चाल चलनी है कि यहाँ पे 81,000 का फंड साइज़ है, तो इस वज़ह से बोल रहा हूँ, नो, नहीं। आपको अपने पैसे को सेफ भी रखना है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जब आपका सेफ रहेगा, तभी आप अपने पैसे पे रिटर्न कमा पाएँगे। जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही घटने लगेगा, तो रिटर्न क्या कमाएँगे? तो यहाँ पे हमें अपने रेशियोज़ को भी साथ में लेके चलना है। तो उसके मुकाबले में पराग-पारिक विनर की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर आप नई इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो आप पराग-पारिक को कंसीडर कर सकते हैं, एक अच्छा फंड है, आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और अगर आप एक एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं क्वांट के, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पे स्विच मत करिए, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा अंतर है यहाँ पे वोलेटिलिटी को लेके, तो सिंपल सा है, आपको परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, इन्वेस्ट करिए और अच्छा रिटर्न कमाइए, आपको तो रिटर्न ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन हाँ, जो नए लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें, तो दोनों को कंसीडर करते हैं, तो दोनों में से आपको पराग-पारिक को चूज़ करना चाहिए। अब आप मुझे बताएँगे कि आपको कौन-सा फंड ज़्यादा बेटर लगता है इन्वेस्ट करने के पर्पज़ से लेके, और कितना गोल आप लेके चलते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए? आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा जैसा भी आपको लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।